हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप? तो मैं चिंतन देसा आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे ये फिजिक्स चैनल में। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस गामा डीके। अभी देखो, हमें पता है कि न्यूक्लियस जब भी अपने आप को अनस्टेबल फील करता है तो स्टेबिलिटी पाने के लिए या तो वो अल्फा डीके करता है या तो बीटा डीके करता है ना। अभी यहां पे होता यह है कि जब भी अल्फा डीके होता है या फिर बीटा डीके होता है तो ऐसे केस में जो भी डॉटर न्यूक्लियस बनता है वो एक्साइटेड स्टेट में होता है। वो एक्साइटेड स्टेट में से ग्राउंड स्टेट में आने के लिए उसको कुछ एनर्जी रिलीज करनी पड़ती है ना। क्योंकि वो जिस स्टेट में है, अभी एनर्जी के जिस स्टेट में है वहां से उसको लोअर एनर्जी स्टेट में आना पड़ता है। तो ऐसे केस में ग्राउंड एनर्जी लेवल जो हम बोलते हैं वो लोअर एनर्जी लेवल होता है ना। तो जो एक्साइटेड स्टेट में से वहां से उसको ग्राउंड स्टेट में आने के लिए उसको कुछ एनर्जी, कितनी एनर्जी, तो भाई जिस स्टेट में है वहां से जिस स्टेट में आना है, ठीक है, उन दोनों के बीच का जो एनर्जी का गैप होगा उतनी एनर्जी उसको रिलीज करनी पड़ेगी। तो यहां पे सिर्फ एक एनर्जी रिलीज होती है। दो स्टेट है उसके बीच का जो गैप है एनर्जी का, उतनी एनर्जी यहां पे फोटोन के फॉर्म में रिलीज होगी, है ना। इसी को गामा डी के बोला जाता है। ये जो एनर्जी रिलीज होती है उसको ही गामा डीके बोला जाता है ना। और आप समझ सको तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि जब भी कोई एक न्यूक्लियस है एक्साइटेड स्टेट में है, स्पॉन्टेनियसली डीके टू इट्स ग्राउंड स्टेट और ए लोअर एनर्जी स्टेट, ए फोटोन इज एमिटेड विथ एनर्जी इक्वल टू द डिफरेंस इन द टू एनर्जी लेवल्स ऑफ द न्यूक्लियस। दिस इज कॉल्ड द गामा डीके, ठीक है। तो अल्टीमेटली गामा डीके जब भी आता है तो हमेशा गामा डीके के केस में आपको यही याद रखना होता है कि भाई यहाँ पे सिर्फ एनर्जी रिलीज हो रही है, कोई पार्टिकल रिलीज नहीं हो रहा है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एनर्जी रिलीज हो रही है ना। यहाँ पे सिर्फ एनर्जी रिलीज होगी। और वो जो एनर्जी होती है ना, इसको हम क्यों गामा डी के बोलते हैं, क्योंकि वो जो एनर्जी यहाँ पे रिलीज होगी वो सर्टेन इन द रेंज ऑफ मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। ये जो गैप होगा ना वो इतना छोटा नहीं होगा, सर्टेन इन द रेंज ऑफ मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और हमें पता है कि अगर एनर्जी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, क्योंकि एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, तो जितनी एनर्जी ज्यादा है उतनी वेवलेंथ कम होती है ना। तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पे जो फोटोन निकलेंगे उनकी जो वेवलेंथ होगी वो शॉर्टर देन एक्स रे होगी। तो इसीलिए हम उसको गामा रेस या फिर गामा रेस निकल रहे हैं या फिर ऐसा बोलते हैं कि गामा डीके हुआ है, ऐसा हम मान सकते हैं। तो अल्टीमेटली निकल रही है एनर्जी, लेकिन दैट एनर्जी इज इन दी फॉर्म ऑफ फोटोन। और उसकी जो फोटोन की, क्योंकि आप यहाँ पे देखो तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की रेंज में एनर्जी निकले, मतलब जितनी एनर्जी ज्यादा है उतनी वेवलेंथ कम होती है। तो यहाँ पे होता यह है कि भाई ये जो एक्सरे है उससे भी शॉर्टर वेवलेंथ वाले यहाँ पे फोटोन बाहर निकलते, जिसको हम नाम देते हैं गामा रेस, ठीक है। तो इसीलिए हम यहाँ पे इसको गामा डीके बोलते हैं। तो आपको ये दिमाग में फिट कर देना है कि भाई जब भी गामा डीके आता है तो यहाँ पे कोई पार्टिकल एमिट नहीं हो रहा है। यहाँ पे जो भी हो रहा है एमिशन वो एनर्जी का है ना। और क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी जो अल्फा बीटा डीके कर चुका है, जो अल्फा डीके या बीटा डीके कर चुका है, वो न्यूक्लियस उस टाइम पे जो भी डॉटर न्यूक्लियस में कन्वर्ट होता है, वो जो डॉटर न्यूक्लियस होता है वो एक्साइटेड स्टेट में होता है। तो उसको जब भी ग्राउंड स्टेट में आना है तो ऐसे टाइम पे उसको एनर्जी को रिलीज करना पड़ेगा, है ना। जब भी आना है मतलब कि वो आता ही है ग्राउंड स्टेट में, तो उसको कुछ ये एनर्जी जो जितना गैप है एक्साइटेड स्टेट एंड ग्राउंड स्टेट के बीच में उतनी एनर्जी यहाँ पे उसको रिलीज करनी पड़ती है। अभी कई बार क्या होता है कि वो सारी, मतलब एक ही ट्रांजिशन में वो सारी एनर्जी रिलीज करता है, सीधा ग्राउंड स्टेट में आ जाता है। कई बार उसको ये सारी चीजें मतलब कि फेस बाय फेस करनी पड़ती है। जैसे कि हम यहाँ पे ऐसा बोल सकते हैं कि जैसे एक एग्जांपल के लिए मान लो कि एक कोबाल्ट है जिसका एटॉमिक नंबर 27 है, जिसका मास नंबर 60 है। मान लो उसने बीटा माइनस डीके किया। अभी ये जो होता है ये ग्राउंड स्टेट में सीधा भी आ जाता है या फिर वो स्टेप बाय स्टेप अलग अलग ट्रांजिशन करते हुए भी आ सकता है। दिस डॉटर न्यूक्लियस देन रिटर्न्स टू द ग्राउंड स्टेट बाय ए सिंगल फोटोन ट्रांसमिशन ट्रांजिशन और सक्सेसिव ट्रांजिशन इन्वॉल्विंग मोर देन वन फोटोन। मतलब कि वो सीधा ग्राउंड स्टेट में भी आ सकता है या फिर एक फोटोन को ट्रांजिट करके, एक फोटोन को रिलीज करके वो सीधा ग्राउंड स्टेट में, या फिर एक एक करके ऐसे सक्सेसिव ट्रांजिशन करते हुए वो ग्राउंड स्टेट में पहुंच सकता है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल है हमारे पास कोबाल्ट का, तो मान लो कि वो बीटा माइनस डी के कर रहा है, तो उसके बाद भाई वो पहले एक फोटोन रिलीज करेगा जिसके फॉर्म में वो 1.17 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी रिलीज करेगा। उसके बाद वंस अगेन यहां पे एक और एनर्जी रिलीज करेगा इन टर्म्स ऑफ फोटोन जो होगी 1.33 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहां पे टू सक्सेसिव ट्रांजिशन हुए, है ना। उसके बाद वो यहां पे ग्राउंड स्टेट में आ चुका है, मतलब कि निकल बन चुका है।
अभी आप ध्यान से देखोगे तो भाई यहां पे ये जो रिलीज हुई ना एनर्जी, उससे भाई इसके एटॉमिक नंबर या मास नंबर में कोई फर्क नहीं आया है। देखो ध्यान से, इसका एटॉमिक नंबर नो चेंज, मास नंबर नो चेंज, मतलब कि मुझे यहां पे भी निकल ही मिलेगा, मुझे यहां पे भी निकल ही मिलेगा। आफ्टर द बीटा माइनस डीके यहां पे निकल ही होगा, जिसका एटॉमिक नंबर 28, मास नंबर 60 ही रहेगा। लेकिन उसके बाद अभी जो निकल यहां पे है वो एक्साइटेड स्टेट में है, तो वो ग्राउंड स्टेट में आने के लिए यहां पे दो सक्सेसिव ट्रांजिशन करेगा, दो फोटोन को यहां पे रिलीज करेगा। पहले फोटोन को के फॉर्म में वो 1.17 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज करेगा, एंड सेकंड ट्रांजिशन में वो 1.33 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी रिलीज करेगा, ठीक है। और तब जाके वो ग्राउंड स्टेट में आ पाएगा। तो आप देखो ये जो प्रोसेस होती है गामा डीके की, उसमें न तो एटॉमिक नंबर में चेंज होता है, न तो मास नंबर में चेंज होता है, ठीक है। देखो ये बीटा माइनस के बाद यहां पे आपको एटॉमिक नंबर में चेंज दिखा है। हमें पता है कि बीटा माइनस जब भी होता है तो ऐसे केस में एक्चुअल में एटॉमिक नंबर एक बढ़ जाता है ना, एटॉमिक नंबर एक बढ़ जाएगा, है ना। तो सीधी सी बात है कि यहाँ पे एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो रहा है तो एटॉमिक नंबर एक इंक्रीज हो रहा है, लेकिन मास नंबर में नो चेंज, ठीक है। लेकिन ये जो निकल प्रोड्यूस हो आफ्टर द बीटा माइनस डीके, इट इज इन द एक्साइटेड स्टेट, ये डॉटर न्यूक्लियस है ना, वो एक्साइटेड स्टेट में होगा। तो उसको ग्राउंड स्टेट में आने के लिए यहां पे वो दो बार एनर्जी ट्रांजिट करेगा, ठीक है। तो इस तरीके की होती है ये गामा प्रोसेस। अगर मैं आसान भाषा में समझाऊं गामा प्रोसेस को, तो हम उसका इक्वेशन कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। मान लो कि ये हमारा पेरेंट न्यूक्लियस है जिसका एटॉमिक नंबर Z है, मास नंबर A है। सो आफ्टर द गामा डीके हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि देयर इज नो एनी चेंज इन दी यहाँ पे एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर, ठीक है। यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं होगा उसके एटॉमिक नंबर में या मास नंबर, मतलब कि आफ्टर दिस प्रोसेस, आफ्टर दिस गामा डीके, स्टिल दैट डॉटर न्यूक्लियस इज सेम, वो तो वही रहेगा। बस यहाँ पे क्या होगा, उसकी एनर्जी जो भी है, जो पहले एक्साइटेड स्टेट में था आफ्टर अल्फा डीके या बीटा डीके, जो एक्साइटेड स्टेट में था, बस वो वहां से ग्राउंड स्टेट में आ चुका है ना। तो बिफोर दिस आप लेफ्ट हैंड साइड पे देखोगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे जो भी हमारे पास पेरेंट न्यूक्लियस है वो एक्साइटेड स्टेट में है। आफ्टर दिस प्रोसेस ये जो हमारे पास अब ये जो पेरेंट न्यूक्लियस है वो है तो वही, लेकिन अब वो ग्राउंड स्टेट में आ चुका है। तो आप यहाँ पे इसको ये प्रोसेस को ऐसे दिखा सकते हो, प्लस गामा जिसका एटॉमिक नंबर भी जीरो, मास नंबर, मतलब कि इट इज नॉट चेंजिंग एनी एटॉमिक नंबर और मास नंबर, है ना। गामा एक रेज है, वो कोई पार्टिकल नहीं होता है, ठीक है। वो एक रेज है, एक एनर्जी यहाँ पे निकल रही है। क्लियर हुआ? तो इट इज कॉल्ड दी सॉरी, इट इज कॉल्ड दी गामा डीके, ठीक है। तो हमें ये याद रखना है कि गामा डीके जब भी आता है तो गामा डीके मतलब कि एनर्जी रिलीज होना, जो भी अल्फा डीके हुआ हो या फिर बीटा डीके हुआ हो, ऐसे केस में जो यहाँ पे हमारे पास जो डॉटर न्यूक्लियस बनता है वो एक्चुअल में इनिशियली वो एक्साइटेड स्टेट में होता है आफ्टर दैट प्रोसेस अल्फा डीके की या फिर बीटा डीके की, है ना। उसके बाद वो एक्साइटेड स्टेट में होता है, वो ग्राउंड स्टेट में आने के लिए, वहां से ग्राउंड स्टेट में आने के लिए फिर एनर्जी रिलीज कर देता है ना। और वो जो एनर्जी रिलीज होती है उसको हम गामा डीके बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज होती है इट इज इन द रेंज ऑफ मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आप समझ सकते हो कि एनर्जी ज्यादा है तो एनर्जी का सीधा वेवलेंथ के साथ रिलेशन क्या है, बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो जितनी एनर्जी ज्यादा उतनी वेवलेंथ छोटी होगी, मतलब कि यहाँ पे जिस वेवलेंथ के निकलेंगे वो एक्सरे से भी कम वेवलेंथ वाले होंगे, इसीलिए हम इसको गामा रेज बोलते हैं, है ना। गामा रेज निकल रहे हैं, क्लियर है? ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट गामा डीके। ठीक, चलिए तो नेक्स्ट एक्सरसाइज की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13.6, राइट न्यूक्लियर रिएक्शन इक्वेशंस फॉर दी। यहाँ पे आपको कुछ यहाँ पे 7 ऐसी आपको एक प्रोसेस दी गई है जिसमें आपको किसी में अल्फा डीके बोला है, किसी में बीटा माइनस, किसी में बीटा प्लस, किसी में इलेक्ट्रॉन कैप्चर बोला है। आपको क्या करना है, आपको उस प्रोसेस का इक्वेशन लिखना है, दैट्स इट। ठीक है, आपको यहाँ पे इसका इक्वेशन लिखना है। ठीक, चलिए तो देखते जाते हैं और सॉल्व करते जाते हैं। तो देखिए पहले क्या दिया गया है, पहले इक्वेशन, पहली प्रोसेस में बोला है कि भाई आपको अल्फा डीके करवाना है किसका, रेडियम का, जिसका एटॉमिक नंबर क्या है 88, मास नंबर क्या है 226। आपको करवाने की जरूरत नहीं है, अगर वो न्यूक्लियस अनस्टेबल है तो वो अपने आप ये प्रोसेस कर देगा, लेकिन हमें सिर्फ रेडियम 88 का हमें यहाँ पे अल्फा डीके हो रहा हो तो उसका इक्वेशन लिखने को बोला गया है। ठीक है, अल्फा डीके का इक्वेशन लिखने को बोला गया है। ठीक है, तो देख लेते हैं। तो रेडियम 226 अल्फा डी के मतलब कि एटॉमिक नंबर 2 से गिरावट नजर आएगी एंड मास नंबर में 4 की गिरावट नजर आएगी, है ना। तो ये लेफ्ट हैंड साइड पे हम लिखेंगे रेडियम
हमें पता है कि अगर रेडियम में से उसका एटॉमिक नंबर 88 है, अल्फा डीके हो रहा है, तो भाई राइट हैंड साइड पे जो यहाँ पे डॉटर न्यूक्लियस बनेगा वो कौन सा होगा? रेडॉन होगा, है ना, Rn रेडॉन होगा, जिसका एटॉमिक नंबर क्या है? 86। देखो 88 से 2 की गिरावट नजर आई और मास नंबर में 4 की गिरावट नजर आएगी, है ना। तो आप ये इक्वेशन को, ये प्रोसेस के इक्वेशन को कुछ इस तरीके से लिख सकते हो। क्लियर? ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बोला है क्या? प्लूटोनियम दिया गया है Pu 94 और आपको बोला है अल्फा डीके का उसका इक्वेशन लिखो। सो यहाँ पे हम लिख दिए लेफ्ट हैंड साइड पे प्लूटोनियम, जिसका एटॉमिक नंबर 94, मास नंबर 242, और अल्फा डीके बोला है तो एटॉमिक नंबर में 2 की गिरावट, मास नंबर में 4 की गिरावट। तो अब जो हमारे पास यहाँ पे डॉटर न्यूक्लियस बनेगा वो क्या होगा? यूरेनियम होगा। ठीक है, तो हम ये प्रोसेस को किस तरीके से लिख सकते हैं? दिस, ये इन दिस वे वी कैन राइट दिस प्रोसेस। ठीक है, यूरेनियम 92 238 प्लस हीलियम 24, दोनों साइड पे आप देखोगे तो एटॉमिक नंबर का बैलेंस दिखना चाहिए। 92 प्लस 2 ये हो जाएगा 94, 238 प्लस 4 हो जाएगा 242। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट में क्या बोला है आपको? बीटा माइनस डीके करवाना है किसका? फॉस्फोरस का। ठीक है, तो फॉस्फोरस एटॉमिक नंबर है 15, मास नंबर है 32, और यहाँ पे बीटा माइनस बोला है मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इमिट होगा, साथ में एंटी न्यूट्रिनो होगा। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इमिट होता है तो भाई हमें पता है कि यहाँ पे एक एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो जाएगा, बट देयर इज नो चेंज इन दी मास नंबर। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इमिट हो रहा है मतलब कि एक न्यूट्रॉन यहाँ पे प्रोटॉन में कन्वर्ट हो रहा है, तो देयर इज ए वन राइज इन दी एटॉमिक नंबर बट नो चेंज इन दी मास नंबर, क्योंकि वहीं का न्यूट्रॉन जो भी है वो प्रोटॉन में कन्वर्ट हुआ है ना, वहीं पे जो न्यूट्रॉन है वही प्रोटॉन के अंदर कन्वर्ट हुआ है ना, तो मास नंबर में नो चेंज। तो भाई ये जो हमारा फॉस्फोरस है वो बन जाएगा सल्फर में, वो कन्वर्ट हो जाएगा सल्फर 1632 प्लस एक इलेक्ट्रॉन प्लस एंटी न्यूट्रिनो। ठीक है, क्लियर? उसी तरीके से हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है बीटा माइनस डीके करवाना है बिस्मथ का। ठीक है, बिस्मथ एटॉमिक नंबर है 83, मास नंबर है 210 और उसकी प्रोसेस लिखनी है। तो बीटा माइनस वंस अगेन, तो एक इलेक्ट्रॉन एंड एक एंटी न्यूट्रिनो यहाँ पे रिलीज होंगे। तो हमें पता है कि एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हुआ है तो देयर इज ए इंक्रीमेंट, वन इंक्रीमेंट इन एटॉमिक नंबर बट नो चेंज इन दी मास नंबर। तो यहां से बिस्मथ जो भी है हमारे पास, बिस्मथ जो पेरेंट न्यूक्लियस है उसमें से जो भी हमारे पास डॉटर न्यूक्लियस बनेगा वो किसका होगा? तो वो होगा पोलोनियम। ठीक है, 83 का एटॉमिक नंबर इंक्रीज होकर क्या हो जाएगा? 84, एंड देयर इज नो एनी चेंज इन दी मास नंबर। तो ये प्रोसेस हम किस तरीके से लिख पाएंगे? ये तरीके से लिख पाएंगे, है ना। क्लियर है? ठीक है, उसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े। हमें बोला गया कि भाई बीटा प्लस डीके करना है किसका? कार्बन का 611। ठीक है, तो यहां पे हमारे पास पेरेंट न्यूक्लियस क्या है? कार्बन है। ठीक है, तो यहां पे बीटा प्लस का मतलब होता है कि एक हमारे पास पॉजिट्रॉन रिलीज होगा, साथ में एक न्यूट्रिनो रिलीज होगा। ठीक है, तो हमें पता है कि यहाँ पे क्या होगा? एक एटॉमिक नंबर की हमें गिरावट नजर आएगी, क्योंकि यहाँ पे एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हुआ है ना, एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन में गया तो उसने, मैंने बताया था आपको कि देसी पद्धति से इसको याद रखो, एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है तो एक पॉजिटिव चार्ज छोड़ देता है, ऐसा हम मान सकते हैं। ठीक है, बट देर इज नो एनी चेंज इन दी मास नंबर। ठीक है, तो मास नंबर में कोई फर्क नहीं आएगा और ये कन्वर्ट होगा डॉटर न्यूक्लियस बोरॉन के अंदर। ठीक है, तो कार्बन इज नाउ डिकेड इनटू दी बोरॉन। तो इसकी जो इक्वेशन बनेगी वो कुछ इस तरीके से हम लिख सकते हैं। ठीक है, क्लियर? ठीक है, उसी तरीके से यहां पे हमें टेक्नेटियम का हमें बीटा प्लस डीके बताने को बोला है। टेक्नेटियम जो इसका एटॉमिक नंबर है 43, मास नंबर है 97। हमें पता है कि बीटा प्लस डीके मतलब कि यहाँ पे एक पॉजिट्रॉन रिलीज होगा, उसके साथ साथ यहाँ पे एंटी न्यूट्रिनो रिलीज होगा, है ना। रिकॉर्डिंग चल रहा है ना? ओके, परफेक्टली रनिंग है। तो यहाँ पे एक न्यूट्रिनो भी रिलीज होगा और ये जो टेक्नेटियम है वो कन्वर्ट हो जाएगा। ये जो डॉटर न्यूक्लियस हमारे पास बना है वो मोलिब्डेनम है, मोलिब्डेनम 4297। अगर एक पॉजिट्रॉन यहाँ पे रिलीज होता है, हमें पता है कि भाई यहाँ पे बीटा प्लस मतलब कि मैंने देसी पद्धति से बताया था कि एक मान लो कि एक जो हमारा प्रोटॉन है वो यहाँ पे न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो रहा है, तो एटॉमिक नंबर में एक की गिरावट नजर आएगी, लेकिन देयर इज नो एनी चेंज इन दी मास नंबर। ठीक है, तो इसका इक्वेशन कुछ इस तरीके से बन सकता है ना। क्लियर? एंड द लास्ट वन इज द इलेक्ट्रॉन कैप्चर ऑफ ज़ेनॉन, हमें यहां पे बोला गया है। तो ज़ेनॉन जिसका एटॉमिक नंबर है 54, मास नंबर है 120
और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कैप्चर मतलब कि वो जो पहली ऑर्बिट होती है उसमें से इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर लेता है, और इलेक्ट्रॉन कैप्चर इसीलिए यहाँ पे ना प्लस दिया गया है, ठीक है। तो वो इलेक्ट्रॉन कैप्चर करेगा और इलेक्ट्रॉन कैप्चर करने के बाद यहाँ पे वो कन्वर्ट हो जाएगा आयोडाइन में, और उसके साथ साथ क्योंकि ये ई प्लस है तो यहाँ पे हम एक पॉजिट्रॉन कैप्चर किया है उसने, तो इसके यहाँ पे उसके रिलेटेड यहाँ पे एक न्यूट्रिनो यहाँ पे रिलीज हो रहा है। तो ये प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन कैप्चर किया है, तो हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ से टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन जो भी है, ठीक है, वो एक जितने रिड्यूस हो जाएंगे, एक जितने रिड्यूस हो जाएंगे। तो यहाँ पे पहले बेसिक ये भी समझ लो कि ये इलेक्ट्रॉन कैप्चर होता क्या है। जैसे कि मान लो कि एक न्यूक्लियस है और इसके सराउंडिंग में ये पहली ऑर्बिट है जिसको हम के सेल बोलते हैं। ये पहली ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो न्यूक्लियस जब भी चाहता है इसके अंदर कोई प्रोटॉन है जो यहाँ पे न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होना चाहता है, तो ऐसे केस में कोई भी अगर एक प्रोटॉन यहाँ पे न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होने की ख्वाहिश रखता है, तो यहाँ पे या तो वो अपना चार्ज छोड़ेगा, जैसे देसी पद्धति में मैंने समझाया था कि या तो वो अपना चार्ज छोड़ देगा, है ना, क्योंकि आपको ना ये इक्वेशन कहीं ना कहीं बीटा प्लस डीके के बराबर आपको नजर आता है। एक्चुअल में यहाँ पे लिखने के लिए ई प्लस लिखा है, हम इसको पॉजिट्रॉन बोलते हैं, लेकिन एक्चुअल में क्या है कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन कैप्चर हो रहा है। तो मुझे अगर इक्वेशन सही से इसका लिखना है तो मैं इसका इक्वेशन ये लिख सकता हूं कि Xc54 120 प्लस एक नेगेटिव इलेक्ट्रॉन, और ये बनेगा आयोडाइन 53 120, और कुछ भी यहां पे रिलीज नहीं होगा, है ना। तो ये एक्चुअल में इक्वेशन हम इसका ऐसे लिख सकते हैं। तो होता क्या है कि यहाँ पे दो प्रकार होते हैं, मतलब कि दो टाइप, यहाँ पे टाइप तो नहीं बोलेंगे लेकिन दो पॉसिबिलिटीज यहाँ पे निकलती है कि या तो प्रोटॉन जो भी है वो न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाए सीधा बीटा प्लस डीके करके, मतलब कि एक पॉजिट्रॉन को छोड़ के उसके साथ जो भी न्यूट्रिनो निकलता है उसको छोड़ के भाई वो न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाए, या फिर न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होने के लिए वो क्या करे, जो ये पहली वाली जो ऑर्बिट होती है उसमें से इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर ले, और वो इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करने के बाद इलेक्ट्रॉन के साथ जुड़ के वो न्यूट्रल हो जाए, मतलब कि पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल हो जाए और न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। तो ये होती है इलेक्ट्रॉन कैप्चर प्रोसेस, ठीक है। तो उसको हम ना कहीं ये बीटा प्लस डीके से ही कंपेयर करते हैं, इसलिए यहाँ पे इक्वेशन यहाँ पे लिखा है कुछ इस तरीके से। लेकिन आइडियली अगर मुझे ये इक्वेशन लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा, तो मैं इसको नीचे जो मैंने लिखा है उस तरीके से मैं लिखूंगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से हम इसको लिखेंगे। तो यहाँ पे इसीलिए इसको ना कई बार बीटा प्लस से सीधा कंपेयर किया जाता है ना। तो यहाँ पे सही इक्वेशन ये रहेगा, सही इक्वेशन इज दिस, ठीक है। यहाँ पे होता क्या है कि जो ऐसा प्रोटॉन होता है वो अपने आप को न्यूट्रॉन में कन्वर्ट करने के लिए वो इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर लेता है, और इलेक्ट्रॉन के साथ मिलके वो न्यूट्रलाइज हो जाता है और न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है ना। तो उसके पास दो पॉसिबिलिटी होती है ना, या तो वो अपना पॉजिटिव चार्ज छोड़ दे, मतलब कि पॉजिट्रॉन को रिलीज करे और न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाए, या फिर पहली ऑर्बिट में से, जिसको हम के शेल बोलते हैं, तो पहली ऑर्बिट में से इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब कर ले और फिर क्या करे, उसके साथ मिलके वो न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। तो इसको बोला जाता है इलेक्ट्रॉन कैप्चर। आइडियली आप ये इक्वेशन भी लिख सकते हो, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है कि इसको बीटा प्लस डीके के साथ ही सीधा कंपेयर किया जाता है, लेकिन आइडियली अगर सही से मुझे लिखना है तो मैं इसको ये इक्वेशन लिखूंगा, दिस इज द राइट इक्वेशन। क्लियर, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखो क्या बोला है 13.7, क्वेश्चन नंबर 13.7, ए रेडियो एक्टिव आइसोटोप हैज ए half life of t years. How long will it take to activity to reduce to 3.125%? एंड दूसरे क्वेश्चन में बोला है कि 1% ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू। अभी देखो क्वेश्चन एकदम सिंपल तरीके से पूछा है, पूरा क्वेश्चन रिलेटेड है यहाँ पे रेडियो एक्टिविटी, मतलब कि एक्टिविटी मतलब कि रेडियो एक्टिविटी, मतलब कि अल्टीमेटली आपको आर यहाँ पे दिया गया है। आपको बोला गया है कि किसी एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप का हाफ लाइफ क्या है, टी है, टी ईयर्स है। हाफ लाइफ मतलब कि टी हाफ, यहाँ पे टी आपको बोला गया है ना। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू एक्टिविटी टू रिड्यूस टू 3.125% ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू, मतलब कि पहले क्वेश्चन को 3.125% ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू, मतलब कि एक्टिविटी को अपनी ओरिजिनल वैल्यू से 3.125% होने में कितना टाइम लगेगा वो आपको पता करना है। और दूसरे क्वेश्चन में वही एक्टिविटी को अपनी ओरिजिनल वैल्यू से 1% होने में, है ना, 1% रिड्यूस होने में कितना टाइम लगेगा वो आपको यहाँ पे पता करना है। देखो यहाँ पे एक्टिविटी बोला है, यहाँ पे एक्टिविटी बोला गया है, ये ध्यान रखना है। यहाँ पे ना गलती हो जाती है, हम ना
डीके का इक्वेशन यहाँ पे यूज कर लेते हैं और फिर उसी में आगे बढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको आर दिया गया और हमने ऐसा नहीं है, एक्टिविटी ऑलरेडी डिफाइन कर ली है, हम आगे डिफाइन कर चुके हैं एक्टिविटी, है ना। तो ये अल्टीमेटली आपको आर के सेंस में ये सारी चीजें दी गई है, आर के रिस्पेक्ट में आपको ये सारी चीजें बोली गई है ना। तो फॉर्मूला भी आर का लगेगा, ठीक है। अगर आपको याद हो तो एक फॉर्मूला था हमारे पास n इज इक्वल टू एन जीरो इंटू ई टू द पावर माइनस लेमड़ा टी, ठीक है। लेकिन एक्टिविटी क्या होती है, तो एक्टिविटी के लिए हम क्या करेंगे, दोनों साइड पे आप ऐसा अज्यूम कर लो कि मैंने लेमड़ा से मल्टीप्लीकेशन कर लिया, सीधी हाँ सीधे तरीके से मैं आपको समझा देता हूं। तो ये लेमड़ा एन को हम बोलेंगे एक्टिविटी आर, और ये हो जाएगी आर जीरो इनिशियल एक्टिविटी इंटू ई टू द पावर माइनस लेमड़ा डी। तो हमारे लिए ये इक्वेशन हो जाएगा। और इसको और स्पेसिफिक करें, क्योंकि यहाँ पे हाफ लाइफ हमें दी गई है, तो थोड़ा सा याद कर लो, हमने ये सारी चीजें आगे डिफाइन कर ली है। तो मैं आपको वो स्लाइड के ऊपर पहले ले जाता हूं ताकि आप ये वैल्यू को रिलेट कर पाओ, ठीक है। ताकि क्या है कि जब भी आपको एक्टिविटी दी जाती है तो आप सीधा यही फॉर्मूला इस्तेमाल करो, ठीक है, ये सही रहेगा। तो देखो यहां पे हाफ लाइफ का जो रिलेशन है ना, मैं इसकी बात कर रहा हूं। हाफ लाइफ किसके बराबर होती है, मैं ये 0.693 की वैल्यू की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इसकी लॉग वाला जो फॉर्मेट है उसकी बात कर रहा हूं। तो ये जो हाफ लाइफ पीरियड होता है वो किसके बराबर होता है, log 2 बेस ई डिवाइड बाई लेमड़ा के बराबर होता है ना। हाफ लाइफ पीरियड जो हाफ लाइफ होती है वो log 2 बेस ई डिवाइड बाई लेमड़ा, फिर हमने उसको जो भी कन्वर्ट किया वो 0.693 डिवाइड बाई लेमड़ा के फॉर्म log 2 की वैल्यू जो भी है बेस 10 में कन्वर्ट की, और उसके बाद जो भी मल्टीप्लीकेशन निकल के आया वो 0.693 आया। लेकिन हम ये इस्तेमाल करेंगे कि हाफ लाइफ log 2 बेस ई डिवाइड बाई लेमड़ा के बराबर होती है। इससे क्या होगा कि रेडियो एक्टिविटी का जब भी आपको कुछ रिलेशन दिया जाता है, तो ऐसे केस में आप सीधा उस एक्टिविटी के इक्वेशन को ये लेमड़ा के फॉर्मेट में, क्योंकि वहां पे हाफ लाइफ भी आपको दी गई है ना, हाफ लाइफ टी है, तो अगर आपको एक्टिविटी बोला है और हाफ लाइफ भी दी गई है, तो ऐसे केस में आप सीधा, मैं जो अब यहां पे थोड़ा सिंप्लीफाई करूंगा फॉर्मूला को, वो फॉर्मूला आपको सीधा लगा देना है ना, सीधा लगा देना है। तो उसके लिए हमें हाफ लाइफ का ये जो रिलेशन है ना, इसको इस्तेमाल करने वाला हूं, ठीक है। तो उससे पहले आपको वो एक्टिविटी भी दिखा देता हूं, अगर आपको याद नहीं आता हो तो ये रहा, ठीक है। आर इज इक्वल टू क्या होता है, लेमड़ा एन, इसी को हम एक्टिविटी बोलते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि लेमड़ा एन जीरो जो भी है इसको हम इनिशियल एक्टिविटी बोल देते हैं ना, इनिशियल एक्टिविटी, है ना। तो क्लियर हुआ ये पॉइंट आर। इसीलिए मैंने ये जो फॉर्मूला था n इज इक्वल टू एन जीरो टू द पावर माइनस लेमड़ा, दोनों साइड पे लेमड़ा से मल्टीप्लाई कर दिए, तो लेमड़ा एन को हमने रिप्लेस कर दिया आर से, एंड लेमड़ा एन जीरो को हम यहाँ पे रिप्लेस करेंगे आर जीरो से, ठीक है। क्लियर हुआ ये पॉइंट, ठीक। चलो, तो और दूसरा फॉर्मूला यहाँ पे ये टी हाफ इज इक्वल टू log 2 बेस ई डिवाइड बाई लेमड़ा, ठीक है। तो ये मैं इस्तेमाल करता हूं। कहां गया, हाँ यहाँ पे, ठीक है। तो मैं इसको इस्तेमाल करता हूं वो वाले फॉर्मूला को। चलो इसको डिराइव भी कर लेते हैं ताकि आपको जब भी जरूरत पड़े तो आप सीधा उसको इस्तेमाल कर पाओ। तो पहले तो एक्टिविटी का फॉर्मूला होता है ये n इज इक्वल टू एन जीरो ई टू दी पावर माइनस लेमड़ा टी, दोनों साइड पे लेमड़ा से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये लेमड़ा एन इज इक्वल टू ये हो जाएगा लेमड़ा एन जीरो ई टू दी पावर माइनस लेमड़ा टी, ठीक है। ये लेमड़ा एन को हम बोलेंगे आर, सो इट इज आर इज इक्वल टू आर नॉट ई टू दी पावर माइनस लेमड़ा टी। क्योंकि मुझे यहाँ पे हाफ लाइफ दी गई है तो मैं यहाँ पे उसका भी रिलेशन इस्तेमाल कर देता हूँ। भाई मुझे पता है कि हाफ लाइफ टी हाफ इज इक्वल टू क्या होता है, log 2 बेस ई डिवाइड बाई लेमड़ा, ठीक है। तो यहां से मैं लेमड़ा की वैल्यू क्या बना सकता हूं, लेमड़ा की वैल्यू मैं बना सकता हूं log 2 बेस ई डिवाइड बाई टी हाफ, ठीक है। चलो, तो मैं यही वैल्यू लेमड़ा के ऊपर फॉर्मूला में प्लेस कर दूं, तो भाई फ्रॉम दिस पॉइंट मैं यहां पे लिख सकता हूं, ध्यान से देखिएगा आप ये सारी चीजों को। तो मैं यही वैल्यू ऊपर प्लेस कर देता हूं, तो ये r इज इक्वल टू, अब मेरे लिए ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, आर जीरो इंटू ई टू द पावर माइनस लेमड़ा की जगह पे मैं यहां पे लिखूंगा log 2 बेस ई डिवाइड बाई टी हाफ। ये थोड़ी लंबी चलेगी ये वैल्यू, एक काम करता हूँ थोड़ा सा नीचे से लिखता हूँ, नहीं तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा आपके लिए, तो मैं उसको थोड़ा सा नीचे से लिखता हूँ। तो ये हो जाएगा r इज इक्वल टू आर जीरो इंटू ई टू द पावर माइनस लेमड़ा की जगह पे मैं यहाँ पे लिखता हूँ log 2, सॉरी ऑटो सेव में चला गया, log 2 बेस ई डिवाइड बाई टी हाफ इनटू टी, ठीक है। तो ऐसे कुछ वैल्यू आई हमारे पास। अच्छा, अभी जरा ध्यान से देखिएगा, मैं इसको थोड़ा सा और एडजस्ट कर लेता हूं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ सके।
तो ये जो t बाई टी हाफ है ना, ये माइनस के साथ t बाई टी हाफ है, उसको 2 के पावर में मैं लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये पावर में लिखना है तो भाई उसको थोड़ा सा नीचे से लिखते हैं तो अच्छे से समझ में आएगा। तो ये r इज इक्वल्स टू आर जीरो, इसको मैं लिखूंगा e टू द पावर माइनस टी अपॉन टी 1/2 इंटू log 2 बेस ई, ठीक है। log का एक रूल होता है कि जो आगे मल्टीप्लिकेंट है वो सीधा 2 के पावर में चला जाएगा, है ना। तो आप उसको लिखना हो तो 2 के पावर में भी लिख सकते हो। तो ये हो जाएगा r इज इक्वल टू आर जीरो ई टू दी पावर, देखो ये क्या लिखूंगा मैं इसको, log बेस ई 2 टू दी पावर माइनस टी बाई टी हाफ, ठीक है। अभी हमें log का एक रूल पता है कि ये e ये log बेस ई छम्मा छम्मा हो जाएंगे, तो फाइनली we are getting the formula that is r is equals to r0 into 2 to the power minus t by t half, ठीक है। तो ये इक्वेशन आपको याद रखना है। ये इक्वेशन आपको हर एक टाइम पे जब भी एक्टिविटी दी जाए एंड हाफ लाइफ आपको पता हो तो ऐसे केस में डायरेक्टली यूज दिस फॉर्मूला, डायरेक्टली यूज दिस फॉर्मूला, ये इसका डेरिवेशन, ये पूरा ना इसका डेरिवेशन है, ठीक है। डायरेक्टली यूज दिस फॉर्मूला, ठीक है। तो जैसे यहां पे भी हमें यही दिया गया है, आपको क्या बोला गया, पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हो, पहले क्वेश्चन में बोला है कि भाई हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू एक्टिविटी टू रिड्यूस टू 3.125% ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू। ओरिजिनल वैल्यू हम क्या मान लेते हैं, r0, ठीक है। तो मतलब कि हमें वो टाइम निकाल, और हमें हाफ लाइफ क्या दिया गया हियर, हाफ लाइफ टी हाफ इज इक्वल्स टू टी दिया गया है, मतलब कि हाफ की जगह टी हाफ की जगह पे सीधा टी लिखना है, ठीक है। तो यहां पे n इज इक्वल्स टू, सॉरी n नहीं, एक्टिविटी दी गई है, तो r इज इक्वल्स टू 3.125% ऑफ r नॉट, मतलब कि 3.125% परसेंटेज को हम डिवाइड बाय 100 इंटू आर नॉट भी तो लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये r की वैल्यू को इतना परसेंट होने में, इतना परसेंट आर नोट के 3.125% होने में कितना टाइम लगेगा वो आपको पता करना, मतलब कि आर की वैल्यू में क्या लिख सकता हूं, 3.125 डिवाइड बाय 100 टाइम्स आर नॉट लिख सकता हूं, ठीक है। तो लिखो इसको, यही ऊपर प्लेस कर दो, तो ये हो जाएगा 3.125 डिवाइड बाय 100 टाइम्स आर नॉट, दैट इज इक्वल्स टू आर नॉट इंटू, मैं सीधा यही फॉर्मूला इस्तेमाल करूंगा, 2 टू दी पावर माइनस टी अपॉन, ये टी हाफ हमें यहां पे टी दिया गया तो मैं इसको टी ही लिखूंगा, ठीक है। तो मैंने यहां पे इसको टी लिख दिया। अच्छा अभी देखो 3.125 डिवाइड बाई 100, तो ये हमारे पास कुछ 0 पॉइंट, ये आर जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो इसको मैं 1 अपॉन, इसको मैं डिवाइड कर देता हूं एक्चुअली, तो ये हो जाएगा। अच्छा एक काम करता हूँ, इसको मैं नीचे ले जाता हूँ 3.125 को, ताकि इसको मैं माइनस के पावर में रिप्रेजेंट कर पाऊँ, तो 100 डिवाइड बाई 3.125, ठीक है। मैं ऐसा लिखता हूँ, क्यों लिखा वो आपको समझ में आ जाएगा, 2 टू दी पावर माइनस टी बाई कैपिटल टी, या फिर आप इसका इनवर्स ले लो दोनों साइड पे, ठीक है, जो करना है कर सकते हो। तो 100 डिवाइड बाई 3.125, तो ये हो जाएगा एग्जैक्टली 32, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/32, दैट इज इक्वल्स टू 2 टू दी पावर माइनस टी अपॉन कैपिटल टी। 1/32 को मैं क्या लिख सकता हूं, इट इज 2 टू दी पावर माइनस 5, 2 टू दी पावर माइनस 5 दैट इज इक्वल्स टू 2 टू दी पावर माइनस टी बाई कैपिटल टी। देखो यहां पे सीधा हम कंपेयर कर सकते हैं, इट इज टी बाई टी दैट इज इक्वल्स टू 5, मतलब कि यहां से टी इज इक्वल्स टू हमें क्या मिलेगा, 5 टाइम्स टी ईयर्स, ठीक है। मतलब कि इसकी हाफ लाइफ से 5 गुना ज्यादा टाइम लगेगा उसको, उसके एक्टिविटी को 3.125 रिड्यूस होने में। आइसोटोप का हाफ लाइफ अगर टी है तो उसको 5 टाइम्स हाफ लाइफ यहां पे टाइम लगेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये सीधा फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। चलो उसी में आपको दूसरा क्वेश्चन भी पूछा गया, देखो दूसरे क्वेश्चन में क्या बोला है आपको, अगर आपको ये आर की वैल्यू 1% ऑफ इस ओरिजिनल वैल्यू रखनी है तो उसके लिए कितना टाइम, उतनी होने में कितना टाइम लगेगा, रखनी नहीं है, उतनी होने में कितना टाइम लगेगा ये आपको पता करना है, ठीक है। तो नाउ वी आर टेकिंग दिस आर इज इक्वल्स टू 1%, 1% मतलब कि 1/100 टाइम्स आर नॉट, ठीक है। तो अंदर प्लेस कर देते वही वाला फॉर्मूला, तो ये हो जाएगा आर नॉट डिवाइड बाई 100 दैट इज इक्वल्स टू आर नॉट इंटू 2 टू दी पावर माइनस टी बाई टी, यहाँ पे हाफ लाइफ हमें कैपिटल टी लेने को बोला है, ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ठीक है। ये जो 10 है ना, ये 100 है, इसको मैं 10 टू दी पावर माइनस 2 बोल सकता हूँ, दैट इज इक्वल्स टू 2 टू दी पावर माइनस टी बाई टी, ठीक है।
अभी मैं क्या करता हूं, इसको दोनों साइड पे ना मैं लॉग ले लेता हूं, दोनों साइड पे लॉग बेस 10 ले लेता हूं। ठीक है, बेस 10 लेने का फायदा क्या होगा, तो भाई वहां पे लॉग बेस 2 बेस 10 वो हमें 0.3010 3010 हमें पता है, इसलिए मैं यहाँ पे दोनों साइड पे ना लॉग बेस 10 ले लेता हूँ। 10⁻⁻2 दैट इज इक्वल टू लॉग बेस 10 टू द पावर -t/t। ठीक है, तो यहाँ पे -2 आगे आ जाएगा, ये हो जाएगा log 10 बेस 10 दैट इज इक्वल टू यहाँ पे -t/T ये साइड पे आ जाएगा, और ये बच जाएगा log 2 बेस 10। तो log 10 बेस 10 तो 1 हो जाएगा, मतलब कि सॉरी ये -2 है, हाँ? तो ये -2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे बचा 2, log 10 बेस 10 तो 1 हो गया। ठीक है, तो 2 इज इक्वल टू T/T, ये हो जाएगी वैल्यू 0.3010। ठीक है, तो यहां से हमें टी का वैल्यू कितना मिलेगा, टी का वैल्यू मिलेगा 2/0.3010 टाइम्स टी। ठीक है, 2 को डिवाइड करो 0.3010 से, 2 डिवाइड बाई 0.3010, तो ये वैल्यू आती है 6.64, अप्रोक्सीमेटली 6.64। सो ये 6.64 टाइम्स टाइम हाफ लाइफ ईयर्स। ठीक है, तो हाफ लाइफ से 6.64 गुना टाइम ज्यादा लगेगा। ठीक है, ज्यादा टाइम लगेगा उसको 1% के लिए। ठीक है, क्लियर हुआ ये पॉइंट? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है 13.8 में, द नॉर्मल एक्टिविटी ऑफ ए लिविंग कार्बन कंटेनिंग द मैटर इज फाउंड टू बी अबाउट 15 डिकेज पर मिनट फॉर एवरी ग्राम ऑफ कार्बन। दिस एक्टिविटी अराइजेस फ्रॉम द स्मॉल proportion of radioactive C14 present with the stable carbon isotope C612 when the organism is dead, its interaction with the atmosphere, अभी ये ब्रैकेट में लिखना जो भी लिखा है, ठीक है, ceases and its activity begins to drop from the known half life 5730 years of carbon 614 and the measured activity, the age of the specimen can be approximately estimated. This is the principle of carbon 614 dating used in the archaeology. Suppose a specimen from the Mohenjo-daro gives an activity of 9 decays per minute per gram of carbon. Estimate the approximate age of the इंडस वैली सिविलाइजेशन। देखो ये क्वेश्चन ना एकदम बहुत ही लंबा खींच लिए है, मतलब कि बहुत ही लंबा यहाँ पे दिया गया है। अल्टीमेटली अगर मैं इसका पूरा निचोड़ देता हूं आपको, तो मैं अगर आपको हाईलाइट दे दूं, मतलब कि कितनी चीजें यहाँ पे दी गई है, क्या आपको पता करना, अगर मैं आपको ये बता दूं तो मैं आपको इतना बता सकता हूं कि भाई यहाँ पे क्या है कि आपको एक डीके दिया गया है, यहाँ पे आपको एक लिविंग कार्बन का डीके, मतलब कि लिविंग कार्बन का जो भी डीके है वो कितना है वो आपको यहाँ पे दिया गया 15 डीकेज पर मिनट, है ना। लिविंग कार्बन का डीके कितना है 15 डीके पर मिनट। लेकिन जैसे ही आगे टाइम आगे बढ़ता रहता है तो वही रेट जो 15 डीके पर मिनट का है वो वही रेट आगे जाके कितना हो चुका है 9 डीके पर मिनट, मतलब कि वो घटा, है ना। 15 डीके पर मिनट से यहाँ पे वो 9 डीकेज पर मिनट पे हो गया है। मतलब कि आप यहाँ पे ये समझ सकते हो कि जो मोहनजोदारो साइट है वहां से जो यहाँ पे सैंपल लिया गया था, स्पेसिमेन लिया गया था, उसका जो डीके उन्होंने मेजर किया वो 9 डीके पर मिनट है। और एक्चुअल में अगर वो कार्बन लिविंग कार्बन है तो उसका डीके जो भी होता है वो 15 डीके पर मिनट होना चाहिए, है ना। लेकिन यहाँ पे मोहनजोदारो से जो यहाँ पे स्पेसिमेन लिया गया उसका डीके उन्होंने मेजर किया 9 डीके पर मिनट, मतलब कि हमें ये रेट घटा हुआ नजर आ रहा है ना, 6 जितना हमें यहाँ पे घटा हुआ नजर आ रहा है। तो मैं यहाँ पे डी के रेट मतलब कि डिसइंटीग्रेशन रेट, मतलब कि रेडियो एक्टिविटी आपको यहाँ पे सीधा दिया गया है। आर की वैल्यू यहाँ पे R0 आप ले सकते हो 15 डीके पर मिनट, एंड आर जो अभी है फिलहाल जो स्पेसिमेन लिया है उसका जो भी है वो रेट आपको यहाँ पे मिल रहा है 9 डीके पर मिनट, मतलब कि ये हो गई आर की वैल्यू। और आपको पता करना है कि ये रेट 15 से 9 होने में कितना टाइम लगा, 15 से ये रेट घटते घटते 9 होने में कितना टाइम लगा है। ठीक है, ये आपको पता करना है। और आपको हाफ लाइफ ऑफ कार्बन भी दिया गया है, दैट इज 5730 ईयर्स। ठीक है, तो आपको कार्बन की हाफ लाइफ भी यहाँ पे दी गई है। तो जो वैल्यू दी गई है उसी का इस्तेमाल करते हैं। तो पहले लिख लेते हैं कि भाई हमें जो लिविंग कार्बन का जो रेट दिया गया उसको हम क्या मानेंगे, इनिशियल रेट। इनिशियल रेट कितना था, एक्टिविटी कितनी थी, तो R0 इज इक्वल टू हमें दिया गया 15 डीके पर मिनट, 15 डीकेस पर मिनट। ठीक है, एंड जो हमें यहाँ पे जो सैंपल लिया गया मोहनजोदारो से उसका हमें यहाँ पे रेट कितना, मतलब कि जो अभी वैल्यू है वो R
वो कितनी यहां पे दी गई है, 9 डिकेस पर मिनट, 9 डिकेस पर मिनट। ठीक है, तो आर वैल्यू हमें दी गई है। तो हमें वो टाइम पता करना है कि भाई इसके रेट को यहां से यहां इतना होने में कितना टाइम लगा। ठीक है, और हाफ लाइफ भी इसकी दी गई है। हाफ लाइफ कितनी दी गई है, कार्बन की हाफ लाइफ दी गई है 5730। अभी ये जो 5730 है, हम क्या इसको ईयर्स में कन्वर्ट, ईयर्स में है ना, तो इसको क्या उसमें कन्वर्ट कर दे। वैसे मुझे ज़रूरत तो नहीं लगती है उसको ईयर्स में कन्वर्ट करने की, क्योंकि इसका आंसर जो भी आएगा वो इतना होने में कितना टाइम लगा तो वो भी ईयर्स में ही निकल के आएगा, तो नो नीड टू और कन्वर्टेड इनटू द सेकंड, छोड़ो उसको ज़रूरत नहीं है। तो हम उसको ईयर्स में ही रहने देते हैं, 5730 ईयर्स, 5730 ईयर्स। ठीक है, हाँ तो चलिए अभी सीधा फॉर्मूला लगाते हैं। तो यहाँ पे एक्टिविटी आपको दी गई है, तो R इज इक्वल टू, मैं फॉर्मूला लगा दूंगा R0 इंटू ई टू दी पावर। अब ये 2 का जो भी पावर है उसके फॉर्मेट में ही हम इसको सीधा इस्तेमाल कर सकते हैं अगर करना हो तो, लेकिन उतना टी का पावर आप कर सकते हो तो। ठीक है, क्योंकि मैं चाहूँ तो यहाँ पे ये फॉर्मूला सीधा लगा सकता हूँ, -t/t½ लेकिन जरा सोचो कि ये t/t½ को इसको थोड़ा ट्रिकी हो जाएगा इसको सॉल्व करना। ठीक है, वैसे ट्रिकी तो नहीं होगा लेकिन थोड़ा सा तो ट्रिकी हो जाएगा क्योंकि ये पावर में ऊपर है। ठीक है, तो उससे अच्छा है कि हम अपना वो लैम्बडा वाला जो रिलेशन है वही अप्लाई कर देते हैं, मतलब कि e⁻⁻ ठीक है, तो e⁻⁻ यही रिलेशन हम यहाँ पे इस्तेमाल कर देते हैं। अभी R पता है, R0 पता है, तो सीधी वैल्यू प्लेस कर देंगे, मतलब कि मैं यहाँ पे बोलूंगा कि R/R0, ठीक है, यही होगा e⁻⁻ के बराबर। ना व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R? R हमें कितना दिया गया है, देखो ध्यान से, R हमें दिया गया है 9, R की वैल्यू है 9, R नोट की वैल्यू है 15। ठीक है, 9/15 दैट इज इक्वल टू e⁻⁻t। 3 3 जा 9, 3 5 जा, मतलब कि 3/5 होगा ये रेशियो जो भी निकल के आएगा वो हमारे पास 3/5 होगा। ठीक है, तो ये 3/5 दैट इज इक्वल टू e⁻⁻t। या फिर आप ऐसा समझ लो कि मैं दोनों साइड पे इनवर्स ले लेता हूँ, मतलब कि ये व्यस्त ले लेते हैं, तो ये 5/3 हो जाएगा। तो e⁻⁻t का वैल्यू कितना आ सकता है, 5/3 के बराबर। ठीक है, दोनों साइड पे व्यस्त ले लिए। अच्छा, अभी आगे बढ़ो। अभी मैं ये जो ई है इसको निकालने के लिए मैं क्या करूँ, दोनों साइड पर लॉग ले लेता हूँ। ठीक है, तो मैं दोनों साइड पर लॉग, नेचुरल लॉग ही ले लेते हैं। तो e⁻⁻t दैट इज इक्वल टू लॉग बेस ई 5/3। ठीक है, तो यहां पे देखो लॉग का रूल होता है, लेमडा टी आगे आ जाएगा पावर में से, तो ये लॉग ई बेस ई दैट इज इक्वल टू, अच्छा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 5/3? तो ये 5/3 की वैल्यू हमारे पास निकल के आएगी 1.66 या फिर 1.67। सो ये लॉग बेस ई 1.67। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली मैं इसको 1.67 बोल सकता हूं। ठीक, चलिए तो इसको बेस 10 में, हाँ लेकिन कैल्सी का इस्तेमाल करके हम इसको नेचुरल लॉग निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमारा लॉग ही बेस ही तो 1 हो जाएगा, और यहाँ पे हमें ये टाइम t निकालना है। तो अल्टीमेटली लेमड़ा टी इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, इट इज नथिंग बट लॉग बेस ई 1.67 डिवाइड बाई लेमड़ा। अब यहाँ पे लेमड़ा की जरूरत पड़ेगी हमें, है ना, लेमड़ा की अब हमें यहाँ पे जरूरत पड़ेगी। लेमड़ा की क्यों जरूरत पड़ेगी, क्योंकि भाई लेमड़ा यहाँ पे हमें लैम्बडा हमें यहाँ पे हाफ लाइफ के साथ जो उसका रिलेशन है ना, वो अब मुझे यहाँ पे इस्तेमाल करना पड़ेगा। लैम्बडा की वैल्यू मैं यहाँ पे उसका रिलेशन वापस आपको याद करवा देता हूँ कि लैम्बडा इज इक्वल टू 0.693 डिवाइड बाई हाफ लाइफ, है ना, टी हाफ, क्योंकि हमें यहाँ पे हाफ लाइफ दी गई है और हम आंसर भी यहाँ पे ईयर्स में ही निकालेंगे। ठीक है, तो इसीलिए यही सही रहेगा हमारे लिए। तो ये t इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा, हमें इसका नेचुरल लॉग निकाल लेता हूँ 1.67, 1.67। ठीक है, ओके, तो हम ln 1.67 ये हो जाएगा 0.5128, 0.5128 डिवाइड बाय लेमड़ा। लेमड़ा की वैल्यू मैं लिखूंगा 0.693 डिवाइड बाय, यहाँ पे हाफ लाइफ हमें दी गई 5730। मैं इसको सेकंड में कन्वर्ट नहीं करता हूं क्योंकि इसका आंसर ईयर में ही आएगा। डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर चला जाएगा, न्यूमरेटर 0.5128 मल्टीप्लाई बाय 5730 डिवाइड बाय 0.693, सॉरी ये ऑटो सेव में चला गया, 0.693। ठीक है, तो चलिए पता कर लेते हैं। तो ये आंसर कितना आता है, तो इसको फर्दर मल्टीप्लाई कर देते हैं
5730 से 5730 और उसको हम डिवाइड करेंगे वैल्यू 0.693 से, तो हमारे पास ये आंसर आता है 4240। ये आंसर हमारे पास निकल के आता है 4240। 4240 मतलब कि काफी ज्यादा ईयर्स हमें यहाँ पे 4240 ऐसा कुछ आंसर हमारे पास आ रहा है ना। 4240 इसको थोड़ा सा अच्छे से लिखते हैं। 4240 कुछ ज्यादा ही मैच नहीं करेगा। मैं इसको सिर्फ 0.5128 इसको एक सेकंड 0.5128 मल्टीप्लाई करेंगे इसको 5730 से, हमें 5730 ही दिया गया है, एंड फर्दर इसको डिवाइड करेंगे 0.693 से, तो 4240 हमारे पास आंसर यही आ रहा है। ठीक है, तो जो आ रहा है वो मैं लिखता हूँ 4240.03 ईयर्स। ठीक है, तो इतना टाइम इसको लगेगा, इतना टाइम इसको लगेगा। क्लियर है यहाँ पे? ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। Obtain the amount of cobalt 2760 necessary to provide a radioactive source of 8 millicurie strength. The half-life of cobalt 2760 is 5.3 years. यहाँ पे कोबाल्ट की हाफ लाइफ आपको दी गई है T1 हाफ, ये आपको प्रोवाइडेड है, दैट इज 5.3 years, दैट इज 5.3 years। ठीक है, और यहाँ पे इसका रेडियो एक्टिव आपको ये बोला गया है कि भाई ये ऑब्टेन द अमाउंट ऑफ कोबाल्ट नेसेसरी टू प्रोवाइड ए रेडियो एक्टिव सोर्स ऑफ दिस मिलीक्यूरी स्ट्रेंथ। ठीक है, मतलब कि इतनी स्ट्रेंथ, इतनी रेडियो एक्टिविटी देने के लिए इसका कितना जत्था चाहिए, वो जत्था यहाँ पे निकालने को बोला गया है ना। ये कोबाल्ट का कितना जत्था हमें चाहिए वो हमें यहाँ पे निकालने को बोला गया है ना। क्लियर है? तो इतनी रेडियो एक्टिविटी चाहिए, इतनी एक्टिविटी चाहिए, तो उसके लिए इसका कितना जत्था, मतलब कि कितना मास यहाँ पे हमें यूज करना पड़ेगा, वो हमें एक्चुअल में यहाँ पे पता करने को बोला गया है। ठीक है, पहले तो हम क्या करते हैं, ये जो रेडियो एक्टिविटी जो आपको दी गई है ना, आर की वैल्यू 8 मिली क्यूरी, उसको ना पहले डीके पर सेकंड में कन्वर्ट कर दो, है ना। ये कन्वर्जन बहुत ही जरूरी होगा, तो ही तो हमें समझ में आएगा। तो यहाँ पे रेडियो एक्टिविटी मतलब कि आर आपको प्रोवाइडेड है, ये कितना है 8 मिली क्यूरी। 8 मिली क्यूरी, ये यूनिट पहली बार नहीं देख रहे, हमने देखा था लेक्चर में, है ना। तो ये मिली मतलब कि 10 टू द पावर -3। अच्छा, ये क्यूरी को डीके पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो 1 क्यूरी इज इक्वल टू कितना होता है 3.7 इंटू 10 टू द पावर 10 डीके पर सेकंड, 10 टू द पावर 10 डीके पर सेकंड। ठीक है, डीके नहीं, डीकेज पर सेकंड, डीकेज पर सेकंड। ठीक है, अगर नहीं याद आता है तो मैं आपको याद दिला देता हूं, वो स्लाइड यहाँ पे ओपन कर देता हूं, तो आपको सारे यूनिट का कन्वर्जन भी यहाँ पे समझ में आ जाएगा। ठीक है, हमने देखा है एक्टिविटी का यूनिट। देखो यहाँ पे 1 मिली क्यूरी इज इक्वल टू 3.7 इंटू 10 टू द पावर 7 डीकेज पर सेकंड। ठीक है, क्लियर हुआ ये पॉइंट? तो हमने यही तो इस्तेमाल किया है वहां पे। ठीक है, हमें मिली क्यूरी में दिया गया था, तो मैंने बस इसको डीकेज पर सेकंड में कन्वर्ट कर दिया। ठीक, चलिए, तो हमें आर दिया गया है और हमें यह पता करना है कि भाई मुझे अगर इतनी एक्टिविटी चाहिए तो उसके लिए मुझे कितना जत्था यहां पे यूज करना पड़ेगा, है ना। मतलब कि कितने ग्राम का यहां पे कोबाल्ट मुझे यहां पे यूज करना पड़ेगा, ये मुझे यहां पे पता करना है ना। ये मुझे यहां पे पता करना है। क्लियर? और इसका हाफ लाइफ जो भी है वो हमें यहाँ पे दिया गया है। एक काम करते हैं, ये हाफ लाइफ क्योंकि ग्राम में जाने वाले हैं, तो मैं हाफ लाइफ को भी क्या है सेकंड में कन्वर्ट कर दूं तो बढ़िया रहेगा, है ना। तो मैं यहाँ पे हाफ लाइफ पीरियड है वो 5.3 ईयर्स है, इसको मैं सेकंड में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए इसको मैं क्या करूंगा, इट इज नथिंग बट 5.3 इंटू ये 3.16 इंटू 10 टू द पावर 7 सेकंड, 10 टू द पावर 7 सेकंड। ठीक है, तो 5.3 इंटू 3.16 इंटू 10 टू द पावर 7 सेकंड, मतलब कि ये वैल्यू हमारे पास निकल के आएगी 5.3 मल्टीप्लाई बाय 3.16, तो ये हो जाएगा 16.748, 16.748 नीचे ही लिखता हूं मैं, विच इज इक्वल्स टू 16.748 सेकंड, सॉरी इंटू 10 टू द पावर 7 सेकंड, इतना कम नहीं आता है, इंटू 10 टू द पावर 7 सेकंड। ठीक, तो ये हो गया हाफ लाइफ। अच्छा, अभी मुझे वो जत्था मतलब कि उसका कितना ग्राम लगेगा, इतनी एक्टिविटी चाहिए, तो
तो वो मुझे यहाँ पे पता करना है ना, वो मुझे यहाँ पे पता करना है। तो मैं एक्टिविटी पे से पहले तो टोटल नंबर ऑफ यहाँ पे एटॉम्स यहाँ पे निकाल लूँ, ठीक है, कि भाई अगर इतनी एक्टिविटी है तो इसके रिलेटेड एटॉम्स कितने होंगे, तो वो एटॉम्स, टोटल नंबर ऑफ एटॉम्स यहाँ पे निकाल लेते हैं, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यही रिलेशन इस्तेमाल करता हूँ, r इज इक्वल्स टू लेमडा एन। मुझे n चाहिए, तो n इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, n इज इक्वल्स टू r अपॉन लेमडा। क्योंकि यहाँ पे आपको r दिया गया है, तो लेमडा कहाँ से निकालेंगे, तो भाई लेमडा हमें हाफ लाइफ दी गई है ना, तो यहां से हम लेमडा की वैल्यू प्लेस कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा r अपॉन लेमडा की जगह मैं क्या यूज करूं, लेमडा इज इक्वल टू 0.693 डिवाइड बाय 0.693 डिवाइड बाय टी हाफ, ठीक है। डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर चला जाएगा न्यूमरेटर में, तो ये हो जाएगा r इंटू टी हाफ डिवाइड बाय 0.693, ठीक है। तो अब सारी वैल्यू यहां पे प्लेस कर दो। देखो r हमारे पास आ चुका है, अभी r हमने कंप्यूट कर दिया है, वैसे कंप्यूट नहीं किया है लेकिन आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये 8 इंटू 3.7, ये मल्टीप्लीकेशन करके ही लिखते हैं सीधा, 8 इंटू 3.7, तो ये 29.6 इंटू 10 टू दी पावर, आप देखो 10 एंड 3, तो ये हो जाएगा 7 इंटू हाफ लाइफ इसकी हमने निकाल ली है सेकंड के अंदर 5 पॉइंट, सॉरी 5 पॉइंट नहीं, 16 पॉइंट, ये है 16.748 इंटू 10 टू द पावर 7 डिवाइड बाय 0.693, ठीक है। तो यहां से हमें टोटल नंबर ऑफ एन मिल जाएंगे, ठीक है। ये इसको सॉल्व करेंगे तो हमें टोटल नंबर ऑफ एन मिल जाएंगे। तो देखते हैं टोटल नंबर ऑफ एन कितने आते हैं। सो टोटल नंबर ऑफ एन वी आर गेटिंग, इसको सॉल्व कर दो, 29.6 मल्टीप्लाई बाय 16.748 और उसको फर्दर डिवाइड करना है 0.693 से, तो ये आंसर हमारे पास आता है 715.35, 715.35, तो ये 715.35 इंटू 10 टू द पावर, ये हो जाएगा 14, ठीक है, इंटू 10 टू द पावर 14। तो आप इसको अगर लिखना चाहो तो आप इसको 7.15 इंटू 10 टू द पावर 16, दो डिजिट शिफ्ट कर दो लेफ्ट हैंड साइड पे, तो इसको मैं 7.16 इंटू 10 टू द पावर 16 भी लिख सकता हूं, 10 टू द पावर 16 एटॉम, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एन, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, तो यहां पे ध्यान से सुनिएगा कि मुझे पता है कि टोटल नंबर ऑफ एटॉम्स इन 60 ग्राम कोबाल्ट कितने होने चाहिए, है ना। इसका मास नंबर देखो, एटॉमिक मास कितना है 60, इसका एटॉमिक मास है 60, ठीक है। तो मुझे इतना समझ में आता है कि 60 ग्राम कोबाल्ट के अंदर अगर यहाँ पे हमने जिस तरीके से एक्टिविटी निकाली है, ठीक है, तो उस तरीके से हमें टोटल नंबर ऑफ, इतनी अगर एक्टिविटी चाहिए तो टोटल नंबर ऑफ एन हमारे पास उसके हिसाब से निकल के आए इतने। तो भैया 60 ग्राम कोबाल्ट में कितने आएंगे, 60 ग्राम कोबाल्ट में कितने आएंगे, तो 60 ग्राम नंबर ऑफ एटॉम्स इन दी 60 ग्राम कोबाल्ट कितना होगा, सो नंबर ऑफ एटॉम्स इन 60 ग्राम कोबाल्ट कितना होगा, तो भाई मान लो कि एन डैश, तो ये एन डैश इज इक्वल टू मैं क्या लिखूंगा, 60 मल्टीप्लाई बाई एन, मतलब कि 60 इंटू 7.15 या फिर 16, जो भी अच्छा है, मैंने यहाँ पे 16 लिखा है, ओके, इसको 15, 7.15 इंटू 10 टू द पावर 16, ठीक है। तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास आंसर क्या निकल के आता है, देख लेते। तो 7.15 मल्टीप्लाई बाई 60, तो ये 429 इंटू 10 टू द पावर 16 आंसर आता है। 429 इंटू 10 टू द पावर 16, 429 इंटू 10 टू द पावर 16 एटॉम्स, मतलब कि इसको मैं दो डिजिट लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करता, तो 4.29 इंटू 10 टू द पावर 18 एटॉम्स, ठीक है, ये मैं बोल सकता हूं। तो इतने एटम्स होंगे 60 ग्राम के अंदर, कोबाल्ट के अंदर, है ना। लेकिन मुझे उतनी रेडियो एक्टिविटी के हिसाब से मुझे कितना मास चाहिए यहाँ पे, ये तो टोटल 60 ग्राम में इतने होंगे, है ना, लेकिन मुझे
कितना मास यहाँ पे चाहिए, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यही जो नंबर है उसको एवोगेड्रो नंबर से डिवाइड कर देता हूँ, है ना, तो मुझे रिक्वायर्ड मास यहाँ पे मिल जाएगा, इसके रिलेटेड रिक्वायर्ड मास कितना होगा वो मुझे यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ सोर्स, रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ सोर्स, ठीक है, लेट्स से इट इज m, तो मैं क्या करूंगा, इसको डिवाइड कर दूंगा एवोगेड्रो नंबर से, है ना, तो ये हो जाएगा, हमारे पास वैल्यू आई है 4.29 इंटू 10⁻18, इसको हम डिवाइड कर देंगे एवोगेड्रो नंबर से, तो ये 6.023 इंटू 10⁻23, ठीक है, तो चलो इसको डिवाइड करते हैं, 4.29 को हम डिवाइड करेंगे 6.023 से, तो ये 0.712269 ऐसा कुछ आएगा, 0.712269, 0.712269 इंटू 10⁻, ये हो जाएगा 5, सॉरी -5, ये हो जाएगा -5, है ना, इतना ग्राम हमें चाहिए, है ना। आप अप्रोक्सीमेटली इसको क्या लिख सकते हो, एक डिजिट को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करके अप्रोक्सीमेटली मैं इसको 7.123, है ना, इंटू 10⁻⁻6 ग्राम, इतना मैं लिख सकता हूं। तो अगर मुझे इतनी एक्टिविटी चाहिए, तो उसके लिए मुझे कितना कोबाल्ट चाहिए, इतना ग्राम कोबाल्ट चाहिए, ऐसा मैं बोल सकता हूं, है ना, इतनी एक्टिविटी पाने के लिए इतना ग्राम कोबाल्ट होना चाहिए। क्लियर हुआ ये पॉइंट, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। आज के लिए लास्ट क्वेश्चन देखो, यहां पे क्या बोला गया है, द हाफ लाइफ ऑफ स्ट्रोंशियम 3890 इज 28 years. What is the disintegration rate of 15 milligram of this isotope? यहाँ पे आपको स्ट्रोंशियम 3890 दिया गया है, जिसका हाफ लाइफ आपको यहाँ पे 28 ईयर्स दिया गया है। तो लिखते हैं इसको, सारी चीजें जो दी गई है इसको लिखते जाते हैं। तो इसका हाफ लाइफ हमें दिया गया है, दैट इज दी 28 ईयर्स, मतलब कि इसको मैं कन्वर्ट कर देता हूं सेकंड के अंदर, तो ये हो जाएगा 28 मल्टीप्लाई बाय 3.154 इंटू 10⁻7 सेकंड, ठीक है। तो मैं इसकी वैल्यू कितनी लिखूंगा, तो 28 मल्टीप्लाई बाय करते हैं, 28 मल्टीप्लाई बाय 3.154, ठीक है। तो ये आंसर हमारे पास आएगा 88.312, तो ये 88.312 इंटू 10⁻7 सेकंड्स, ठीक है। तो चलिए आंसर हमारे पास कुछ इतना आता है हाफ लाइफ का। चलो अभी हमें क्या बोला गया है ये ध्यान से देखो, मुझे बोला गया है कि व्हाट इज द डिसइंटीग्रेशन रेट ऑफ 15 मिलीग्राम ऑफ दिस आइसोटोप, मतलब कि इसका 15 मिलीग्राम का डिसइंटीग्रेशन रेट क्या होना चाहिए, 15 मिलीग्राम का डिसइंटीग्रेशन रेट क्या होना चाहिए, है ना। इसका एटॉमिक मास कितना है, एटॉमिक मास है इसका 90, ठीक है। तो पहले तो मुझे ये पता करना पड़ेगा, क्योंकि डिसइंटीग्रेशन रेट मुझे पता करना है, तो आर का फॉर्मूला क्या होता है, लैम्बडा इंटू एन। खैर लैम्बडा की वैल्यू तो 0.693 डिवाइड बाई हाफ लाइफ से हमें मिल जाएगी, लेकिन व्हाट अबाउट दिस एन, ये एन कितना, एन मतलब कि टोटल नंबर ऑफ एटम्स, है ना, तो ये ए कितने होंगे ये हमें पता करना है ना। तो ये पता करने के लिए हम क्या करेंगे, एन की वैल्यू पता करने के लिए मैं यहाँ पे सीधा सा फंडा लगाता हूँ, वापस वही वाला फंडा लगाता हूँ कि भाई एटॉमिक वेट इसका है 90 ग्राम, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ कि भाई एवोगेड्रो नंबर जो भी है, क्योंकि भाई मुझे यही पता करना है कि भाई अगर 90 ग्राम है तो इसके अंदर कितने एटम्स होते हैं, एवोगेड्रो नंबर के बराबर। एवोगेड्रो नंबर मतलब कि एन है, ठीक है, एन है, एवोगेड्रो नंबर के बराबर एटम्स है। तो ये जो मुझे 15 मिलीग्राम दिया गया है उसके अंदर कितने एटम्स होंगे, ठीक है, उसके अंदर कितने एटम्स, मतलब कि यहाँ पे एन होंगे। तो ये एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 15 इंटू मिलीग्राम इंटू एन ए डिवाइड बाई 90, तो इसके बराबर होगी। तो पहले मैं ये एन की वैल्यू पता कर लेता हूं, उसके बाद हम वहां पे वही वाला एक्टिविटी का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर हुआ, ठीक है। तो सीधा सा यहाँ पे हिसाब लगाएंगे, हिसाब ही बोलेंगे ना इसको, सीधा सा हिसाब लगा दो यार यहाँ पे कि अगर इसका एटॉमिक मास 90 ग्राम है तो इन 90 ग्राम इन 90 ग्राम बाय टोटल एटम्स कितने, एन ए, एटॉमिक सॉरी एवोगेड्रो नंबर के बराबर, एवोगेड्रो नंबर के बराबर, है ना।
इन 90 ग्राम ऑफ स्ट्रोंशियम यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे, तो एवोगेड्रो नंबर के बराबर। सो इन 15 मिलीग्राम यहाँ पे कितने होने चाहिए, ठीक है। तो मान लो कि वो n के बराबर होंगे, ठीक है, वो n के बराबर है, तो ये n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 15 मिलीग्राम, मतलब कि 15 इंटू 10⁻³ इंटू एवोगेड्रो नंबर दैट इज n डिवाइड बाई 90 ग्राम, ठीक है। वैल्यू का आप यहाँ पे प्लेस कर दो, तो ये 10⁻³ है ना, तो इसको मैं 0.015 बोल दूँ। अरे क्यों इसको 0.0, वो 10 के पावर से एवोगेड्रो नंबर से कैंसिल हो जाएगा ना, तो ये 15 इंटू 10⁻³ इंटू एवोगेड्रो नंबर क्या है 6.023, 6.023 इंटू 10⁻23, ठीक है, डिवाइड बाई 90। चलिए तो इसको सॉल्व कर देते हैं। तो ये 15 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, 15 मल्टीप्लाई बाई 6.023, ठीक है, डिवाइड बाई 90, तो नियर अबाउट 1.00 समथिंग, तो 1.00 समथिंग, ये अजीब सी वैल्यू आ गई 1.00, थोड़ा लिखना पड़ेगा 38 333 इंटू 10⁻20, ठीक है, 10⁻20, तो इतने होंगे, इतने एटॉम्स होंगे 15 मिलीग्राम में, इतने एटॉम्स होंगे, ठीक है। तो ये हमें मिल चुका है। तो अगर n मिल चुका है तो नाउ r फाइंड आउट करना बहुत ही इजी है। तो अब r फाइंड आउट करते हैं। r इज इक्वल टू क्या होता है लैम्बडा n। लैम्बडा को मैं क्या लिखूंगा, हाफ लाइफ मुझे पता है, तो मैं इसको लिखूंगा 0.693 डिवाइड बाई टी हाफ, ठीक है, टाइम्स n। चलो सारी वैल्यू यहाँ पे प्लेस कर दो, हमारे पास सारी वैल्यू है 0.693 इंटू एन की वैल्यू हमें क्या मिली है, देखो 1.0038 इंटू 10⁻20 डिवाइड बाय, यहाँ पे हमारे पास ये आया है 88.312, सॉरी इट इज 312 इंटू 10⁻7, ठीक है। चलो कैलकुलेट कर दो इसको, तो ये 0.693 मल्टीप्लाई बाई 1.0038 और उसको फर्दर हम डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाई 88.312 से, तो ये हमारे पास आंसर आएगा 0.007877। हाँ ये 0.007877 0.00787699 है, तो 0.007877 इंटू 10⁻, ये 7 निकल जाएगा तो ये बचेगा कितना, 7 निकल जाएगा तो बचेगा 10⁻13। मतलब कि मैं यहाँ पे 1 2 3 डिजिट को मैं शिफ्ट कर देता हूँ, तो ये 13 में से 10 हो जाएगा, तो मतलब 7.877 इंटू 10⁻10, ठीक है। तो इतनी एक्टिविटी डीकेज पर सेकंड हमें मिलेगी, डीकेज पर सेकंड, ठीक है, इतनी एक्टिविटी हमें यहाँ पे मिलेगी। अगर आप चाहो कि इसको मुझे क्यूरी में कन्वर्ट करना है, अगर आप चाहते हो कि इसको, अगर आपको आंसर क्यूरी में देना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये डीके पर सेकंड में आप चाहो तो यहाँ से आंसर को छोड़ सकते हो। अगर आपको क्यूरी में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करोगे, तो मैं क्यूरी में कन्वर्ट करने के लिए इसको डिवाइड कर दूंगा 7.877 इंटू 10⁻10 डिवाइड बाई 3.7, क्योंकि 1 क्यूरी इज इक्वल टू 3.7 इंटू 10⁻10 डीकेज पर सेकंड होता है, तो मैं इसको डिवाइड कर दूँ 10⁻7 से, 10 से 7 नहीं, 3.7 इंटू 10⁻10, 1 क्यूरी इज इक्वल टू 3.7 इंटू 10⁻10 डीकेज पर सेकंड। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि 3.7 इंटू 10⁻10 डीकेज पर सेकंड दैट इज इक्वल टू 1 क्यूरी, तो इतना 7.877 इंटू 10⁻10 डीकेज पर सेकंड इज इक्वल टू कितना क्यूरी। तो इस तरीके से आप यहाँ पे ये वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसको हम डिवाइड कर देंगे और देखेंगे कि आंसर क्या आता है, ठीक है। तो 7.877 इसको हमें डिवाइड करना पड़ेगा 3.7 से, तो ये आ जाएगा 2.1289, 2.1289। जो ये 10⁻10 है ये तो कैंसिल हो जाएगा ना, एक दूसरे के साथ 10⁻10 कैंसिल हो जाएंगे, तो अब अप्रोक्सीमेटली हम इसको बोल सकते हैं ये आंसर क्या निकलेगा 2.13 क्यूरी, 2.13 क्यूरी। सो दिस इज द आंसर 2.13 क्यूरी। क्लियर, ठीक है। तो बस बच्चों यहीं पे हमारा आज का लेक्चर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल दैट एंजॉय योर डे, बाय।